हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी, नहीं ये चंद पन्नों की, ये लंबी सी का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि वचन नहीं, देश बसता है दिलों में, हर गली और घाटियों में, मुझ में, मेरे साथियों में, देश बसता है दिलों में, देश बसता है दिलों में। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आज हम आपके साथ एक खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, जिनका परिचय मुझे लगता है कि शब्द मेरे पास कम है, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा उनको जानता है, उनको सुनता है, उनसे मोटिवेट होता है। और कितने लोगों का जीवन आज की इस भौतिकतावादी लाइफ में, जब हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, हम छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस में आते हैं, तो उनकी कविता सुन करके हम एक नया संचार मिलता है, एक नई ऊर्जा आती है। तो भारत के इस महान कवि हमारे साथ आज हैं, कविवर संदीप द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोरम बहुत फॉर बहुत ग्लोबल आभार स्टडीज सर, के इस मंच पर। और मैं आप इस सुंदर स्नेह के लिए। लेकिन मैं आपने चाहूंगा कि आज आपने जितनी प्रशंसा की, मैं उसके काबिल नहीं सर। लेकिन ये आपका स्नेह और आपके इस स्नेह के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतने सुंदर मंच से और इतने सुंदर दर्शकों के साथ आपने उनके सामने रखने के काबिल समझा, ये मेरी उपलब्धि है। और बड़ा अच्छा लग रहा है सर। मैं अक्सर आपके कार्यक्रम देखता हूँ और अ, बड़ी मैसेजिंग, और आपसे जब से बात हो रही है हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स एक महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। सर, आपका स्वागत है। फिर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मंच ये आपका है। अब आप इस मंच को लीजिए और अपने मुखार बिंदु से कुछ हमें अच्छी कविता सुनिए, ताकि हम लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आ सके। अरे बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू सर, सर। लेकिन आपके दखल की हमेशा आवश्यकता रहेगी। और ये यात्रा आपकी अपनी चर्चा से ही साथ में आगे बढ़ेगी। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आपका विषय अलग रहता है हमेशा, जैसा कि आपके कार्यक्रमों में, और इस बार जो आपने ये विषय लिया कि एक इसी तरीके से जो शब्दों को जोड़ता है, जो शब्दों को जोड़ करके कुछ एक विचार रखता है, उसको आपने आमंत्रित किया, उसको आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि दो ऐसे विषय हैं, जब आप लेखन में आते हैं तो दो विषय पे आप जरूर हाथ आजमाते हैं। जी। पहला विषय है माँ का। हम्म। आप किसी कवि से पूछिए, किसी कवि लेखक से यदि आप मिलिए, उससे आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी माँ पर कोई आपकी कविता सुनाइए। जी। आपको यदि उस कविता, उस कवि की विधा नहीं पता है कि वो किस विषय में लिखता है, क्या कैसा करता है, लेकिन आप उससे एक विषय ये कह सकते हैं जी। कि माँ पर आपकी कविता सुनाइए जो आपने लिखी है। जी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो माँ पर ना लिखे। जब शुरुआत होती है कविता की, हो सकता है कि उनके पास याद ना हो सकता है उन्होंने पन्नों पर उकेरा ना हो उस तरह से, लेकिन उनका प्रयास एक बार माँ पर जरूर रहा है और लिखा होगा उन्होंने। दूसरा विषय है देश। जी। मैं आपको कवि लेखक के शुरुआती जो कदम होते हैं उसमें बता रहा हूं। जी। और दूसरा विषय होता है देश। जी। वो देश पर भी लिखता है। आप उससे कह सकते हैं कोई देश पर आपने कविता लिखी हो, कुछ भी लिखा, उसने लिखा नहीं लिखा, लेकिन उसके अंदर एक भाव आया हो कि देश पर लिखा जाए। ठीक। तो ये जो शुरुआती दो भाव हैं, ये बहुत आधार भाव हैं। जी। जी। इन दोनों से हमारी संस्कृति का उद्भव होता है। हम माँ से जन्म लेते हैं, जी। इस संसार में आते हैं, और जी। उनकी ओर से संस्कार अपने बीच आता है। फिर जो हमारा वातावरण होता है, वो हमारी दूसरी माँ है, जी। जहां हम पैदा होते हैं। तो इन दोनों मिट्टी से हमारे भीतर जो एक संस्कृति पलती है, वो हम होते हैं। तो चूंकि आज देश जिस मिट्टी के लिए हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने अपनी जानें दी, अपना जीवन गुजार दिया, जी। उनको याद करते हुए हर कोई अपनी एक कविता लिखता है। और मैं सीधे विषय पर आऊं कि मैं भी कुछ देश पर अपनी तरफ से कविताएं लिखा हूं। लेकिन मेरी कविता में ज्यादातर ये नहीं होता कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं होता। मेरी कविताओं में अधिकतर ये रहता है कि हम यदि अपने देश को पहचाने, अपने देश के वैभव को पहचाने, अपने देश की गरिमा को माने, तो मुझे लगता है कि हम तब, हमारे भीतर जो एक भावना जागृत होती है, वो बड़ी स्थिर, स्थायी होती है, और मुझे लगता है वो आवश्यक भी है। जी।
तो सबसे पहले किसी भी देश में जिससे परिचित होना चाहिए वो है उसकी संस्कृति। जी क्योंकि किसी संस्कृति का लंबे समय तक बने रहना उसका हर प्रकार से व्यवस्थित होना दर्शाता है, बड़ा होना दर्शाता है, और एक तरीके से कहना चाहिए कि दोष रहित होना दर्शाता है। सुधार चलता रहता है हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से, लेकिन हमें अपनी संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए। और जब हम संस्कृति को जानेंगे तब हमारा जो व्यवहार होगा वो हमारी संस्कृति जो होगा हमारे देश के हित के लिए होगा। जी मैंने कविता लिखा था सर कि हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है। वाह हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी। वाह ये यात्रा छोटी सी नहीं है। अगर सुनाने बैठ जाएं तो हमारे पुराण ग्रंथ वेद शास्त्र इतना कुछ लेख भरा पड़ा है कि हम कहते रह जाएं, कभी खत्म नहीं होगा। एक आपकी पूरी आयु समाप्त हो सकती है और उसकी व्याख्या और उसके अंतर तक जाने में पता नहीं कितनी पीढ़ियां लग जाती। तो मैंने पंक्तियां पढ़ूंगा कि हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी। हमारे देश का स्वभाव देखिएगा सर, अगली पंक्ति में, हमारे घर के सिरहाने कोई भूखा नहीं सोया। वाह ग्रेट ये हमारी संस्कृति की विशेषता जी है। हमारे घर के सिरहाने कोई भूखा नहीं सोया, हमारी संस्कृतियों ने सदा ही पुष्प ये बोया। वाह भले रह जाएं हम प्यासे, यस भले रह जाएं हम प्यासे, साधु की प्यास मानी है। रह जाएं हम प्यासे, साधु की प्यास मानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हम हरिश्चंद्र को कैसे भूल सकते हैं? ग्रेट सर उन्होंने स्वप्न में राज का त्याग देख लिया जी और सच में त्याग दिया। अगली तरफ आगे चलूंगा सर कि घिरे अज्ञान के तम से हमारे देश में उगता क्या है, हमारे देश का बीज क्या है। जी घिरे अज्ञान के तम से विश्व में ज्ञान लाया, घिरे अज्ञान के तम से विश्व में ज्ञान लाया है। वेद का वृक्ष भारत की धरा ने ही उगाया है, ग्रेट वेद का वृक्ष भारत की धरा ने ही उगाया है। यहाँ चारों दिशाओं में गूंजती वेद वाणी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, विरासत की निशानी है। हमारा इतिहास हमेशा सर त्याग बताता है, हमारा इतिहास हमेशा देने का भाव रखता है। हमारा देश, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखती है। कहते हैं कि जब स्वार्थ आपका एक दायरा ले लेना, एक जब आपके स्वार्थ का विस्तार, जब स्वार्थ आपका बड़ा हो जाता है, जब स्वार्थ आपका किसी के कल्याण के लिए हो जाता है तो उसी को उसको स्वार्थ से हट जाता है, वो स्वार्थ नहीं होता। भगवान श्री राम का स्वार्थ था कि उनको सीता को पाना है, इससे इनके लिए मिलना है, इनके लिए मिलना, लेकिन उनके पीछे एक जो बड़ा संदेश रख करके गए। तो ऐसा स्वार्थ तो सबको चाहिए। यहां वचनों के रक्षा हित कोई सब त्याग जाता है। सोचिए, यहां वचनों के रक्षा हित रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि परि वचन नहीं। यहां वचनों की रक्षा हित कोई सब त्याग जाता है। प्रेम का महान इतना कि विदुर का घर सुखाता है। दुर्योधन ने कहा कि केशव आइए, यहां पर आपका स्वागत है, बड़ा सब कुछ व्यवस्थित कराया हुआ है, 56 भोग है, बड़ा पूरा वैभव विलास, सब कुछ बहुत बहुत सुंदर है, आप यहां पर आइए, आप यहां के योग्य हैं। तब केशव कहते हैं कि नहीं, यहां सब कुछ है, पता नहीं क्यों प्रेम नहीं दिख रहा है। यहां एक तरह से छल है, यहां पर एक तरह से स्वार्थ है। इन खाने में वो स्वाद ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिसमें प्रेम का स्पर्श, प्रेम ना स्प्रेड हो, जिसमें प्रेम ना छोड़ा हुआ हो, वो खाना उतना स्वादिष्ट नहीं हो सकता। सोचिए सर, आपको मैं बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात है, आपको खाना बनाना आता है, एक ही कंटेंट दो में, और दो लोग खाना बनाए, मेरी मम्मी कहती है कि दोनों के स्वाद में अंतर आ जाता है। क्या जादूगरी है भगवान जाने, ये भी एक बड़ी बात है। तो यहां वचनों के रक्षा हित कोई सब त्याग जाता है,
यहाँ वचनों के रक्षा हित कोई सब त्याग जाता है, प्रेम का महान इतना कि विदुर का घर सुहाता है। यहीं पर के तप, यहीं पर इसी मिट्टी में, यहीं पर बुद्ध के तपने बुद्धि में ज्योति सानी। यार, बुद्ध के तपने बुद्धि में ज्योति सानी है। नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा, विरासत की निशानी, वंडरफुल। विरासत की निशानी। सर आगे जब हम चले पंक्तियों में तो हम देखते हैं कि हमारा देश ऋषियों का देश है। ऋषि मुनि, हमारे यहाँ ऋषि मुनि से हम क्या समझ लेते हैं, आज हमारा परसेप्शन बदल गया है ऋषि मुनियों की। हम ऋषि मुनियों में ये जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो खाली घंटी माला उसी में लिप्त, उसी में है, उसी में जुटे हुए हैं, भक्ति में लगे हैं, बस भजन कर रहे हैं। ये तो है ही है, ये तो हमारी संस्कृति का कि जो संदेश है, जो हमको हमेशा जोड़े रखते हैं किसी तरीके से, उत्सव के रूप में, परंपरा के रूप में, जो भी चीजें। इसके अलावा जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो वैज्ञानिक हैं। अभी मैं एक बड़े भागवताचार्य हैं, उनसे मिला था शिवपुरी में। तो मैं उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि आचार्य जी कुछ भी बोले, कुछ भी बोले। मेरा मन में भाव ये था कि यदि मैं उनसे कुछ भी पूछता तो बहुत छोटा पूछता। बिल्कुल। अगर मैंने उनको ये कह दिया कि आप कुछ बता दीजिए तो अपने हिसाब से बड़ा बताएंगे, तो बड़ा वहां पर उन्होंने चर्चा में ऋषि और वैज्ञानिक के बीच में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि ऋषि वो है जो भीतर खोज करता है, वैज्ञानिक वो है जो बाहर खोज करता है। लेकिन एक अंतर है, ऋषि जितने पग भीतर जाता है वो वहां पे संतुष्ट रहता है। अगर वो ना भी जाए आगे तो भी काम चल जाएगा। पर वैज्ञानिक जो खोज करता है, तो आज एंड्रॉइड का ये आया तो फिर कल ये लाना पड़ेगा, तो फिर कल ये, तो फिर कल ये, तो फिर कल ये। एक बात, तो हमारे यहाँ जो ऋषि क्या, बड़े योगी तपी ध्यानी इसी मिट्टी में उतरे हैं। बड़े योगी तपी ध्यानी इसी मिट्टी पे उतरे हैं, इसी मिट्टी में दर्शन के अनेकों पृष्ठ उभरे हैं। कहते हैं कि सारा दर्शन यदि हम पढ़ लें, सारा दर्शन यदि हम जान जाएं, तो हमारे उपास जो 6 हमारे दोष हैं हमारे अंदर, वो सब खत्म हो जाए। किसी में आपको किसी से गुस्सा ना आए, इतना दर्शन का महत्व इस तरीके से दिए गए। बड़े योगी तपी ध्यानी इसी मिट्टी में उतरे हैं, इसी मिट्टी में दर्शन के अनेकों पृष्ठ उभरे हैं। यहां हर विधा बसती है। मैंने एक पंक्ति कभी लिखी थी कि योग विद्या कला साहित्य धर्म शासन नीतियां वाणिज्य वैदिक अंक भौतिकी उभरी यहाँ विभूतियां। हर क्षण है जिसका प्रेरणा, हर स्वर है जिसकी वंदना, अखिल आदि अद्वितीय भारत मैं धन्य हूं जन्माया। कुछ उसी पंक्तियों का सार लेकर के मैं मतलब इसको, ये दूसरी जब कविता लिखा तो, बड़े योगी तपी ध्यानी इसी मिट्टी में उतरे हैं, इसी मिट्टी में दर्शन के अनेकों पृष्ठ उभरे हैं। यहाँ हर विधा बसती है, यहाँ हर विधा बसती है, ये सबकी राजधानी है। नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी, हमारे देश की विरासत की निशानी। अब एक घटना सुनिएगा सर। यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम। यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, यहाँ की शौर्य गाथा से शौर्य को मान मिलता है। हम अभी सर राजस्थान गए थे, वहां पर हमने, आप पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, हाड़ी रानी का नाम सुना होगा। अच्छा। हाँ, हाड़ी रानी चौक भी है। आप राजस्थान में जाएंगे तो ये चौक आपको इस नाम के देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल जहां पे मैंने देखा था वहां पे कोटा में देखा था। अच्छा। हाड़ी रानी चौक। तो वहां पे हाड़ी रानी का इतिहास ये रहा कि उन्होंने अपना सर दे दिया था। कहानी जब आप पढ़ेंगे तो क्यों सर दिया था लंबा है, तो मतलब ऐसे बलिदानी लोग हुए। तो हमने लिखा कि यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, यहाँ की शौर्य गाथा से शौर्य को मान मिलता है। शिवाजी भी यहीं के थे, शिवाजी भी यहीं के थे, यही राणा की धानी है। नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है। नहीं ये चंद पन्नों ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। कविवर संदीप जी, मुझे लगता है जो पाश्चात्य है, जो पश्चिम है, पूरब की जो फिलॉसफी है, मुझे लगता है उनको समझने में भी और वक्त लगेगा।
जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन किए हैं। और पूरब की जब बात करते हैं तो भारत का दर्शन सबसे सबसे सर्वोच्च स्तर पर आता है। थैंक यू सो मैं मच तो ये सर। मैं ये मानता हूं सर कि जब आप सबसे अच्छा महसूस करते हैं, हम्म। जिस समय पर आप आनंद के चरम पर होते हैं, जिसमें एक ऐसा आनंद जो कभी आपका समाप्त ना हो, जिस दिन आप ऐसे आनंद के साथ हैं, उस दिन मानिएगा आप भारतीय संस्कृति के साथ। वाह, ग्रेट। जिस दिन आप उस आनंद को पा रहे हैं कि जिस आनंद को आप ये मानते हैं कि कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ना होने वाला आनंद भारतीय संस्कृति में थोक के भाव है, बहुत मिलता है, हरा वाह, पड़ा। ग्रेट, ग्रेट सर। बहुत अच्छा, जिस प्रकार से आपने भारत के दर्शन को, स्पेशली ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पश्चिम ने सब कुछ बना लिया भौतिकता के, चाहे वो साइंस सबसे पहले उनका नाम आता है, लेकिन एक रेस्टलेस है, अवसाद है, युद्ध। आप देखिए सारे युद्ध वही हो रहे हैं, सारा सब कुछ ऑर्डर को देने वाले वही हैं और डिसऑर्डर करने वाले वही हैं। तो मुझे लगता है सर, आप जिस प्रकार से आपने बात रखी कि पूरब के दर्शन में जो त्याग है, तपस्या है, और जो वचन के प्रति, जैसे शब्दों के प्रति हमारे प्रतिज्ञा के प्रति हमारा डिटर्मिनेशन है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जान पर बच्चन न जाए। मुझे लगता है कि ये बात उस समय के बाद इतिहास में हमने इस बात को देखा। और तो अद्भुत सर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा। और मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब जब यूथ सोशल मीडिया के दौर में बहुत जल्दी डिप्रेशन में आता है, रेस्टलेस होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम अपने दर्शन और संस्कृति को थोड़ा देख लें तो कोई भी लड़ाई को हम जीत सकते हैं। दरअसल क्या है सर, हमारी संस्कृति जो है ना, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो हमारी संस्कृति ने हमेशा हार जीत पे भरोसा नहीं किया है, बहुत इसीलिए वो डिप्रेशन एग्जैक्टली, और स्ट्रेस से ऊपर है और करने की क्षमता रखती है। एग्जैक्टली, बहुत ही क्योंकि अच्छी आपने हमारे लाइन पास पाने खोने के चक्कर में सारी चीजें हैं, और इससे हमें निकलने का जो भाव है, आप देखिए, मैं अभी गया था, आपके दिल्ली में ही गया था, आपसे बात हुई थी, ब्रिज जी ने भी आपको जी। चर्चा में रखा था। वहां पर मैंने यही कहा कि आप देखिए कि कौरव की तरफ से कर्ण, हम्म। पांडव की तरफ से अर्जुन। जी। कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि विलेन पार्ट कौरव है बिल्कुल। और जो हीरो पार्ट है वो पांडव। पांडव, हाँ। भगवान उनके साथ में है, उनके जुटे हुए। पर कौरव के पार्ट में जो आते हैं वो कर्ण भी आता है, भीष्म पितामह आते हैं, दुर्योधन है ही है। दुर्योधन बिल्कुल। तो कोई बात नहीं। लेकिन सर हम नाम विलेन पार्ट में कर्ण और भीष्म का रखते हैं, सोचिए, बड़ी बात है सर। बिल्कुल। हम कर्ण और भीष्म का नाम अपने बच्चों का रखते हैं, दुर्योधन नहीं रखते, कर्ण और भीष्म रखते हैं। हम अर्जुन रखते हैं, इधर तो सबका रखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सहदेव रख लेंगे, नकुल रख लेंगे, सब रख लेंगे। लेकिन उधर से हम कुछ कैरेक्टर को चुनते हैं, जबकि वो विलन पार्ट उधर बिल्कुल। से लड़ रहे थे, धर्म के विरुद्ध लड़ रहे थे। क्यों सर? बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। हमारी संस्कृति आपकी आंतरिक विशेषता को देखती है। हमारे यहाँ पे एक यूं ही जज नहीं किया जाता, बहुत सारे अध्ययन के बाद किसी को विलेन घोषित किया जाता है या कि वो किया जाता है, हम उसमें से सीखते हैं। हम रावण की बुद्धि कौशल की भी प्रशंसा करते बिल्कुल। हैं, पर जो उसने किया है वो उसको मिलेगा, लेकिन जो प्रशंसा है वो है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है दरअसल। तो हमारी संस्कृति ने हमेशा सम्मान दिया है आपके प्रयास को। मैंने एक कविता लिखी थी, अगर जी। आप आदेश करें तो मैं पढ़ूंगा मैं यहाँ चाहूंगा, हाँ, मैं चाहूंगा वो आपकी उस कविता को लिंक जरूर में हट रही प्रस्तुत। हो जी जी, मैं बात। चाहूंगा आप रखिए, तो हाँ, रखें आप। कि मैंने लिखा था कि बेमन भी रहना होता है। बेमन यानी बिना मन का। कभी कभी हमें दुखी भी रहना होता है, क्योंकि हम जिस दुनिया में आए हैं, यहाँ पे हमें लिमिटेड एक्सेस है। हमारे पास एक्सेस आज का है, और आज में भी बहुत सारी चीजें लिमिटेशन में। तो हम्म। जरूरी नहीं है कि हमारे जो सपने, हमारे जो विचार हैं, वो उनकी जो ऊंचाई है छू ही है।
वास्तविकता में। तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना, हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना है, लेकिन इसके लिए भी तैयार होना है कि अगर हमें हार मिलती है तो भी चलता है, क्योंकि ये जीवन का काम ही है, ऊपर नीचे चलता रहता है। हमारी ये स्वीकारता हमें स्टेट डिप्रेशन से कई गुना, मतलब कई पर तो बाहर ला देगी। कभी आप जाएंगे, हमें पता था भाई हम हार जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? जब किसी को पता है कि हम इस गली से जा रहे हैं, यहाँ पे चोर चक्के हैं, लूट ही लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लुटने का आपको तब उतना दुख होगा जितना ये होगा कि आप जा रहे तो लूट लिया किसी ने। लेकिन आज के यूथ में कवि जी, आज के यूथ में केवल जीत का भाव ही है। आप देखिए कि उनको सफलता मतलब किसी भी आओ, और मैंने ये भी देखा कि सारे मोटिवेशनल स्पीकर यही बोलते हैं भारत में कि कैसे सक्सेस लें। मतलब जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो उसका पहलू है, हार भी उसका पहलू, जैसे आपकी कविता में हम सुनते हैं कि हार भी उसका पहलू है, और हार होनी ही है। यदि जीत होगी तो हार भी होनी है। तो इस पक्ष को अब जो वर्तमान दौर है, इस पक्ष को लेता नहीं है दिमाग में, मुझे लगता है। इसीलिए वो डिप्रेशन का एक ये भी कारण आप, है। मैं आपसे कहूं सर, नीरज चोपड़ा ने पिछली बार 88 87 87 मीटर में उन्होंने भाला फेंका था, जेवलिन थ्रो किया था और विजेता हुए थे। मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूं, हाँ इतना ही था, 88 था शायद। जी। अभी 92 हाईएस्ट गया है पाकिस्तान वाले, और इन्होंने 90 तक किया है। मतलब जो पिछला जो उनका वो डेटा था, उससे वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी गोल्ड नहीं आया। बिल्कुल। मतलब उनकी परफॉर्मेंस में इजाफा ही हुआ है, बढ़ी है। उनने मेहनत, उनकी 4 साल की इसमें दिख रही है रिपोर्ट कार्ड में, कि उन्होंने उससे पहले ज्यादा मारा है, जी। ज्यादा तेज फेंका, लेकिन विजेता नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं। नहीं। और इस प्रतियोगिता के युग में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ संयोग भी काम करता है, और कई बार उनकी मेहनत भी ज्यादा काम करती है। तो जीत हार का तो लगा ही रहेगा। तो मैंने ये कहा मैं कि चाहूंगा इसी पर कविता चाहूंगा आपकी, बिल्कुल इसी पर, बिल्कुल। इसी विषय तो पर। तो मैंने इसी विषय पर लिखा कि बेमन भी रहना होता है, कठिन समय धीरे छटता है। जो मुश्किल वक्त होता है थोड़ा मुश्किल से चलता है, कठिन समय धीरे छटता है, धीरज भी मन से हटता है। लेकिन रोना कहाँ सही है, पाना खोना कहाँ नहीं है। हंसकर सब सहना होता है, बेमन भी रहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हो कहना होता है, बेमन भी रहना होता है। मेहनत भी हारा करती है, मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। कई बार मेहनत भी, अब देखिए ना, उन्होंने मेहनत करी, ज्यादा फेंका, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है। लेकिन नहीं निराशा रखते, नहीं स्वयं को प्यासा रखते। मन यूं भी रखना होता है, हारा भी रहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूं कहना होता है, बेमन भी रहना। हर पल अपनी जीत नहीं है, हर पल अपनी जीत नहीं है। रोना धोना रीत नहीं है, किसी बांसुरी के तानों में केवल सुख के गीत नहीं। छोड़ो जो भी मिला नहीं, भूलो कोई गिला नहीं है। जीवन ऐसा ही होता है, हंस हंस सहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हो कहना होता है, बेमन भी रहना होता है, बहुत बेमन भी रहना होता वंडरफुल, है। वंडरफुल, वंडरफुल संदीप जी, वंडरफुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे लगता है ये कविता गीता का निष्काम का जो थ्योरी है, गीता की निष्काम की थ्योरी है, जिसको हम, मुझे लगता है, भूल चुके हैं। निष्काम और कर्म, जी जी। जी, और मुझे लगता है आज जहाँ हर चीज हम देखते हैं ना कि पैशन योर फॉलो टारगेट द हिट, हिट द टारगेट, हमेशा हम जी देखते हैं हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। तो एक तरह रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी हम बन चुके हैं, हमारी सोसाइटी हो चुकी है रिजल्ट ओरिएंटेड। और यही मुझे लगता है, रिजल्ट जैसे हम सेट करते हैं वहीं से डिप्रेशन आने लगता है। बिल्कुल सर, बात पाने के प्रयास में नहीं है, दिक्कत पाने के प्रयास में नहीं है सर।
जी खो जाने के दुख पर बात है सर, यहां पर कोई बात नहीं हो रही। जी 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 जो खो जाने का दुख है, इसको डील करना नहीं बताया जा रहा। उन्हें जी बिना विकल्प का छोड़ा जा रहा है सर। जिस दिन आपके पास विकल्प खत्म होते हैं, जी उस दिन आप स्ट्रेस डिप्रेशन में जाते हैं सर। जी आपको मैं कह दूं, आप एक कमरे में बंद हो सर, जिस कमरे में आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम ये कमरा भीतर से कुंडी लगाते हैं तो हम 20 घंटे रह सकते हैं। कोई बाहर से कुंडी लगा दे सर, एग्जैक्टली तो हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और बहुत यदि हम सही। मान ले थोड़ा सा, हमें सर कई बार चलता रहता है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम मनुष्य हैं, हम हैं, चले जाएंगे। हमारे जैसे बड़े बड़े काम करने वाले भी आए और गए। हमारा पुराना पूरा डेटा बताता है कि 100% आपको जानना है, जी और ये डेटा बताता है कि भविष्य आपके पास में नहीं है, आपके पास में आज है। आज में रहने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इन चीजों से ऊपर उठेंगे। सर ये प्रयास है, ये जीवन भर की यात्रा है। ऐसा नहीं सर कि अगर मैं हूं बात कर रहा हूं तो मुझे दुख नहीं होता कुछ जाने का। सर मनुष्य हैं हमारे अंदर दिमाग है, दिल, दुख होता है, पर उसको हम रिएक्शन कैसा देते हैं उससे बड़ा अंतर पड़ जाता है सर। हम उसमें कैसे थॉट रख देते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी एक मैं किताब पढ़ रहा था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हम्म, उसमें एक वैज्ञानिक थे जो पूरी तरह अंधे थे। तो जब जी उनसे पूछा जाता था तो बताते थे कि थोड़ी सी दिक्कत है सर फिजिकली, बाकी तो सब ठीक ही है। हम्म। कोई व्यक्ति अंधा हो और वो ये कहे कि थोड़ी सी दिक्कत है फिजिकली, आप समझ रहे हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये सही एटीट्यूड आप, हो तो कितना बढ़िया रहता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ग्रेट आपकी आपकी लाइनें, आपकी आपकी कविताएं सुन करके मुझे लगता है कि ये जो इस समय हम रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी में जी रहे हैं, तो एक बैक साइड यदि हमारे मन में ऑप्शन है, विकल्प भी हो, अब विकल्प वो हार का, मुझे लगता है कि पॉज है, वो पॉज है। यदि पॉज मन में जी है कि ठीक है, गॉड ने हमें पॉज दिया है, रुक करके फिर चलें आगे, सही तो बात है सर। चीजें हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं। आज आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। हिंदुस्तान को एक समय था कि जितने पाश्चात्य कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज थी, हमें आज से 78 साल पहले जब हम उनके उस कॉलोनाइज थे, तो कहीं ना कहीं कोई सोचता नहीं था कि हिंदुस्तान दुनिया को एक अपनी राय देगा। आज दुनिया में कोई समस्या होती है तो भारत की ओर देखो, मतलब पूरब की ओर देखो, क्योंकि मुझे लगता है हमारी फिलॉसफी में वो दम है। हमारी जो फिलॉसफी कहती है कि ग्लोबल विलेज की बात करती है, हमारी फिलॉसफी में ये है कि फाइनली कल्मिनेशन क्या है आपका वायलेंस का। हमारी फिलोसफी में सुख है, कलिंगा का वॉर देखते हैं, फिर ये तय कर लेते हैं कि अब ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब, ऐसा विजय, आज वो ऐसा, वो कौन सा ऐसा विजय जो लाशों पर खेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे यथार्थ के बावजूद पश्चिम बिल्कुल इसको आदर्श, पश्चिम इसको आदर्श कहता है, भारत कहता है कि यही यथार्थ है, क्योंकि जो तुम्हारा यथार्थ है उसमें डिस्ट्रक्शन है। आज देख लीजिए, पूरी दुनिया बड़ी बड़ी ताकतें एक सर, दूसरे को सर डिस्ट्रक्ट। जो उनके शोध हो जाते हैं, मैं जी किसी की बात नहीं कर रहा, मेरा उतना ज्यादा अध्ययन नहीं है इस विषय पर, लेकिन मैं जी एक बात कहता हूं, इतना जरूर पता है कि 12,000 12,500 साल पहले से सभ्यताएं आनी शुरू हुई और मनुष्य अपना घर बनाना और चीजों के लिए सब करना शुरू किया, जहां पे जी उसे मनुष्य कहा जा सकता था। वहां से बाद में हमारी संस्कृति ने ये अभी सारी चीजें, दस्तावेज मिलते हैं, उनको खोजते हैं, वो पाते हैं, अध्ययन करते हैं, इतने साल पुराना, इतने साल पुराना सब कुछ। हमारी संस्कृति क्या कहती है? 5,000 साल। और वो कब का कह रही है? 5,000 साल पहले। मतलब हम्म। कितना व्यवस्थित, अगर सभ्यताएं उस समय पर आई तो 5,000 में व्यवस्थित किया होगा। अब तब व्यवस्थित जो राजतंत्र बना होगा, व्यवस्थित जो सिस्टम बना होगा, तो हमारे कहीं डेटा में भी कहीं वो नहीं। अगर हम देखें, अब देखिए, हम अगर हम किसी चीज को, हम तो सर हर बात में आपको झुठला सकते हैं, आप मुझे झुठला सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं, हम तो कुछ भी कहने की कुछ भी बात है। अब देखिए, अतीत में ना हम है ना आप है, पर अतीत में जो डेटा है, जो दस्तावेज है, हम उसी से बात करेंगे। जी जब इस तरह की चीजें हैं और आप खोज भी रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से मिल रहा है। जी जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप तो जाएंगे, राम सेतु की बात आती है, ये सब बात आती है, विश्व की बात आती है, सारी चीजों पर जब हम बात होती है तो हमें कुछ प्रामाणिक लगता है। जी और हमने आंख मूंद के तो कुछ चीजें की नहीं है। तो वो जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि हमारी संस्कृति का जो एक, जो हमने समेटा हुआ है, वो हमारे पास बहुत बड़ा हीरा है, बहुत बहुत अमूल्य मोती है।
और ये धन्य है कि हम इस संस्कृति में, हम इसके अनुयायी हैं, इसमें हैं कि हम इतनी सकारात्मक अभी बातें कर पा रहे हैं। लास्ट में मैं आपकी एक पंक्ति फिर सुनना चाहूंगा देश की आजादी पर, यदि आपके पास कोई कविता हो अ, देश आजादी पर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। और जी। बड़ा अच्छा लगा सर, एक बार फिर से कि मैं बुलाने बाद में फिर से बोलूंगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि धन्यवाद बुलाने के लिए। और मेरा प्लेजर है। मैंने लिखा है कि देश बसता है दिलों में, पिछले वर्ष लिखी थी ये कविता में। देश बसता है दिलों में, हर गली और घाटियों में, मुझ में, मेरे साथियों में। देश बसता है दिलों में, देश बसता है दिलों में। तीखी मीठी बोलियों में, तीखी मीठी बोलियों में, शहर आती डोरियों में, माँ की अधूरी लोरियों में। देश बसता है दिलों में, देश बसता है दिलों में। गूंजते गीते धुनों में, गूंजते गीतों धुनों में, नृत्य में और नाटकों में, प्रकृति के पावन सुरों में। देश बसता है दिलों में, देश बसता है दिलों में। बड़े और छोटे घरों में, बड़े और छोटे घरों में, खेतों खलिहानों में, घाटों पाटों और पुलों में। देश बसता है दिलों में, देश बसता है दिलों में। कवियों में और लेखकों, कवियों में और लेखकों में, अफसरों नेता जनों में, गांव की पंचायतों में। देश बसता है दिलों में, देश बसता है दिलों में। चंद्रमा छूते परों में, चंद्रमा छूते परों में, सरहदों की बाजुओं में, तपी योगी साधुओं में। देश बसता है दिल, देश बसता है। वाह, बहुत अच्छे, ग्रेट, सल्यूट, आपको नमन। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, ग्रेट। मुझे लगता है हम 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर आपकी कविता हिंदुस्तान के युवाओं को और पूरे पूरे समाज को, सिर्फ युवा ही नहीं पूरे समाज को, जो स्पेशली जो इस समय की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन की, उस समाज को आपकी कविताएं, आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो फिलॉसफी है राष्ट्र को लेकर के, मुझे लगता है स्पंदित करती रहेगी। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में, ये तो वर्चुअल इंटरेक्शन है क्योंकि कुछ ऐसी है कि आप दिल्ली में नहीं है, जब आप दिल्ली में आएंगे तो बढ़िया जरूर फिजिकली जरूर हम सर। एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, और उसके बिल्कुल। माध्यम से मुझे लगता है वो बहुत ही जानदार होगा, वो बहुत ही लाइवली होगा। और समय समय पर के, क्योंकि यही भारत की सॉफ्ट पावर है, इंडिया का जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो दुनिया नतमस्तक होती है भारत के साहित्य से, भारत के कल्चर से, भारत की संस्कृति से, भारत के दर्शन से। और हम जैसे यूथ की लोगों की जरूरत है कि उसको रिविजिट किया जाए, क्योंकि भारत के साहित्य को यदि हम रिविजिट करेंगे, दुनिया के पटल पर रखेंगे, तो ये ऐसी ताकत है कि इसे मनोबल से हम कोई भी दुनिया की कोई भी जो बात चले उसको हम जीत सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू सो बहुत अच्छा मच, लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बिल्कुल, सादर प्रणाम आपको। जय थैंक हिंद। यू।